हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूरिनरी सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और इसके नॉर्मल फंक्शन क्या है। यूरिनरी सिस्टम अपनी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन होता है अपनी बॉडी से वेस्ट कंपोनेंट को बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट करना, उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो यूरिनरी सिस्टम है अपनी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट, जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है, उसको यूरिन के फॉर्म से अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक ग्रुप ऑफ द ऑर्गन है जिनका एक सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सारे एक साथ में मिलके फंक्शन करेंगे और फॉर्म करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में यूरिन को फॉर्म करने के बाद में अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब जो यूरिन होता है उसके अंदर मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट होता है। इसके साथ में अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर आयन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम, क्रेटिनिन, जो क्रेटिनिन है, इसको अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट करता है, क्योंकि यही कंपोनेंट अपनी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट को छोड़ सकते हैं, इवन अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपनी बॉडी से इनको बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट करने का जो काम है वो है यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। जैसे अब हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो किडनी होती हैं, राइट किडनी एंड दी लेफ्ट किडनी। राइट किडनी होती है कंपेयर टू दी लेफ्ट किडनी हल्का सा नीचे की साइड में होती है, क्योंकि अप साइड के अंदर यहाँ पर जो अपर बॉर्डर है, एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट ऊपर अपर बॉर्डर है, वहाँ पर लीवर का एक लोब है वो ऑक्यूपाई रहता है, जिसकी वजह से कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी राइट साइड की किडनी है हल्की सी नीचे की साइड में सिचुएटेड होती है। तो नंबर में दो होती है किडनी। इन किडनी का काम होता है टू फॉर्म द यूरिन। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन इसका होता है यूरिन को फॉर्म करना और अपनी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, जो अपनी बॉडी के एक होम्योस्टेसिस एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स वो एनवायरनमेंट जिसमें अपनी बॉडी के वाइटल ऑर्गन या फिर जो रेस्टिंग सेल है वो प्रॉपर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को कैरी आउट कर सकें। तो ये जो किडनी है इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। फिर यूरिन का फॉर्म करने के बाद में वहाँ से जो किडनी है उसके थ्रू किडनी आगे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनको अपन बोलते हैं यूरेटर्स। दीज आर दी यूरेटर्स। ये दोनों यूरेटर हैं। तो इन यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। थर्ड ऑर्गन आता है यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना और उसके बाद में जो यूरिथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की साइड में उसको निकाल देना। तो ये ऑर्गन है। इन ग्रुप ऑफ द ऑर्गन को हम बोलते हैं रीनल सिस्टम और द यूरिनरी सिस्टम। अब जैसे हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम है, मेनली इसका काम क्या होता है और ये क्या फंक्शन करते हैं। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका काम क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन मतलब इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी दो नंबर में दो होती हैं, देन दो यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड दी यूरिथा। ये सारे मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। अब वो फंक्शन क्या होगा यूरिनरी सिस्टम का, टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन को फॉर्म करेंगे, एंड मेंटेन द ब्लड पीएच लेवल। अपनी बॉडी के ब्लड पीएच लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अब किसके थ्रू, थ्रू रिमूव दी मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट। जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, किस फॉर्म में, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस आयन एंड दी सम ड्रग्स। जो ड्रग्स अपनी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या फिर अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, कुछ पार्ट्स ऑफ द ड्रग का, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ड्रग है वही सारी की सारी यूरिन के थ्रू निकल जाती है। ड्रग्स का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो वहाँ जो अपनी बॉडी है उसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, तो वो रीनल सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट
हो जाएगी। सच एज जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स आती है उसके अंदर आता है रिफेम्पसिन ड्रग, और रिफेम्पसिन ड्रग होते हैं उसका कुछ पार्ट होता है जो अपनी बॉडी है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तो जो रीनल ट्यूबुल होती है वो ब्लड से उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट कर देगी, जिसकी वजह से यूरिन का कलर वहाँ पे ऑरेंज कलर हो जाता है, क्योंकि जो रिफेम्पसिन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वेस्ट कंपोनेंट होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे यूरिन के कलर को ऑरेंजिश कलर। The urinary system's function is to filter blood and create urine as a metabolic nitrogen waste by the product। अब इसका यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है उसको बाहर की साइड में यूरिन के फॉर्म में फॉर्म करना और अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। अब ये जो रीनल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इसके बारे में हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम है उसको अपन रीनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब होता है अपनी बॉडी से जो वेस्ट कंपोनेंट होता है उसको बाहर की साइड में निकालने वाले सिस्टम को अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, जीआई मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, उसको तो जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो निकालता है स्टूल के फॉर्म के अंदर। वहीं पर जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है उसको एक्सक्रीट कर रहा है अपना रीनल सिस्टम। वहीं पर अपनी बॉडी के अंदर जैसे स्वेट होता है वो भी अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हो तो उसको बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट करता है। इन सब को अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी वेस्ट कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वो बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट कर रहा है। लेकिन रीनल सिस्टम को हम यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड एलिमिनेटिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ये इसका काम क्या होता है अपनी बॉडी से, जैसे स्टार्टिंग के अंदर प्रोड्यूसिंग दी यूरिन को फॉर्म करता है, देन स्टोर करेगा और अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। अब इसके अंदर ऑर्गन देखेंगे हम, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं किडनी, जो नंबर में 2 होती है किडनी, जो अपना जो वर्टिबल कॉलम होता है उनके दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, या फिर जो पेरिटोनियल लेयर होती है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो दी डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके नीचे की साइड में ये प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर भी जैसे इसका काम, इसके अंदर बहुत सारी माइन्यूट स्ट्रक्चर होती हैं जिसको अपन बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन, और वो ईच किडनी के अंदर 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट रहती है। और इन नेफ्रॉन का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड से जो टॉक्सिक कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है, उसको वहां से निकालना और यूरिन को फॉर्म करना। देन उसके बाद में आता है किडनी यूरेटर का काम होता है जो यूरिन फॉर्म हुआ है नेफ्रॉन के अंदर, जो यूरिन फॉर्म हुआ है कलेक्टिंग डक्ट से फिर किडनी के अंदर आएगा, वहां से किडनी से जो ये यूरेटर है ये वेस्ट कंपोनेंट को लेके आएगा इन दी यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर पेयर ऑफ द मस्कुलर ट्यूब ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। अब ये जो यूरेटर है ये क्या है, पेयर ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, मसल्स की एक पेयर के अंदर मस्कुलर ट्यूब है जिसका काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड वन आता है यूरिनरी ब्लैडर, होलो मस्कुलर सिस्टम होता है। इसका काम होता, ये एक होलो मस्कुलर सिस्टम होता है, मसल से फॉर्म्ड होता है होलो मस्कुलर सिस्टम, और इसका मेन फंक्शन होता है टू स्टोर द यूरिन के स्टोर को कोज कर रहा है। एंड फोर्थ वन आता है यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम ए ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसका मेन काम क्या होता है, जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्टली एक्सटर्नल पार्ट के अंदर उसको डाल देना। फंक्शन टू एक्सपेल द यूरिन को एक्सपेल करने का काम है इसका।
अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, जैसे किडनी है, 2 किडनी होती है, किडनी के सुपीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो दोनों साइड में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी। वहीं पर जो इसके एसोसिएटेड ऑर्गन रहेंगे, राइट किडनी का एसोसिएटेड ऑर्गन रहेगा, अप साइड के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर का लोब। उसके साथ साथ में हम देखते हैं ड्यूडिनम प्रेजेंट रहेगा इसके साथ साथ में, और पीछे की साइड में डायफ्राम, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट रहेगा, एंड ये इसके जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके साइड में पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। देन लेफ्ट साइड के अंदर हम देखेंगे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, उसके साथ साथ में स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और ज्यूजेनम प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद में हम देखते हैं जो किडनी है, यहाँ पर किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसको अपन बोलते हैं रीनल आर्टरी। किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है अंदर की साइड में, वो है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे जाके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें आता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड अफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल्स वो है जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लेके जाती हैं, और वहाँ से फिर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करेंगी, और फिर वहाँ से अफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू वो वापस आ जाएंगी। तो जो ये रीनल आर्टरी है ये किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। देन इसके साथ में जो वीनस ब्लड रीनल वेन है, ये वीनस ब्लड को किडनी से वापस लेके आती हैं टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना केवा, और उसके बाद में ये राइट साइड के हार्ट के अंदर लेके चले जाएंगी। देन उसके बाद में हम देखते हैं ये किडनी के अंदर ये रीनल आर्टरी जा रही है, और उसके लोअर पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कॉमन इलियक आर्टरी। These are the common iliac artery. Common iliac artery further 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर वापस 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी। दोनों साइड में सेम वहाँ पे वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड जाएगा जो आता है कॉमन इलियक वेन के थ्रू। दोनों ही सेम की सेम ब्रांचेज रहेंगी, जैसे कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच थी सेम की सेम, वैसे ही कॉमन इलियक वेन की ब्रांच रहेगी। देन उसके बाद में ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये है यूरेटर, जो यूरिन को लेके आ रहे हैं ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो यूरिन को कलेक्ट कर रहा है, और लास्ट के थ्रू ये जो यूरिथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो ये है रीनल सिस्टम। देन अब हम देखेंगे जो रीनल सिस्टम है इसके फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, जैसे स्पेसिफिक फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ द यूरिन। मेन फंक्शन इसका होता है फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन को फॉर्म करेगा और उसको सीक्रेट कर देगा। लेकिन यूरिन के फॉर्मेशन के साथ साथ में ही ये अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को लेवल को भी मेंटेन कर रहा है। अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है यूरिन के फॉर्मेशन के साथ साथ में। सेकंड आता है प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन करता है किडनी, लेकिन ये किस कंडीशन में करेगा, अगर कोई भी हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई है, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, देन किडनी का काम होता है इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगा, इरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट करेगा। और इरिथ्रोपोइटिन है ये बोन मैरो पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। थर्ड वन आता है प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द रेनिन। रेनिन के प्रोडक्शन को और सीक्रेशन को भी फॉर्म करता है यहाँ पर किडनी, क्योंकि इसका मेन काम होता है टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करेगा रेनिन के थ्रू, जिसमें आता है एक सिस्टम आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के थ्रू अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंड फोर्थ वन आता है एसिड बेस बैलेंस। अपनी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, जो फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं रीनल बफर सिस्टम। रीनल बफर सिस्टम यहाँ पर 2 कंपोनेंट से मेन फॉर्म होता है, जिसके अंदर बैलेंस फॉर्म होता है, जिसमें आता है एक तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड इसके साथ साथ में होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3। H2CO3 यहाँ पे एसिडिक नेचर को कोज करता है, वहीं पर HCO3 है यहाँ पर एल्केलाइन नेचर को कोज करता है। तो यहाँ पर जो H+ आयन है इसके लेवल को इसके थ्रू ही जो किडनी की ट्यूबुल्स होती हैं वो
बाइकार्बोनेट आयन की सीक्रेशन को और रीअब्जॉर्प्शन को करता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस का फॉर्म हो जाए, और जो H+ आयन है उसको NH3 के साथ में मिला के वो बाहर की साइड में NH4 बना के यानी यूरिन के फॉर्म में अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा, जो अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर की वजह से जो H+ आयन एक्स्ट्रा H+ आयन है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। और वहीं पे जो रीनल ट्यूबुल है वो HCO3 आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एसिड और बेस है उसके बैलेंस को क्रिएट कर सके। तो अब हम ये जो फंक्शन है उसको हम डिटेल से देखेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ द रीनल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से, क्योंकि जब तक ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा यूरिन का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होगा ही नहीं। अब तो इसी जैसे ब्लड को फिल्टर करेगा, द किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस सब्सटेंस सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम फॉर्मिंग द यूरिन। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट कंपोनेंट है सच एज कोई टॉक्सिन्स है किसी भी से रिलेटेड, जैसे ड्रग्स का कुछ टॉक्सिन्स रहते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया रिफेम्पसिन होते हैं जो हम ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के अंदर देते हैं, ट्यूबरक्लिन जो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में हम देते हैं एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग्स, जिसमें आता है उसका वेस्ट कंपोनेंट होता है, उसको वो अपनी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट को छोड़ सकता है, जिसको अपने बोलेंगे टॉक्सिन्स। तो जो ड्रग्स के टॉक्सिन्स हैं उसको उसके साथ साथ में कुछ सब्सटेंस होते हैं सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको ब्लड स्ट्रीम से अलग करेगा, फिल्टर करेगा और यूरिन को फॉर्म करेगा। सेकेंडरी आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा टू फॉर्म द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और इसके थ्रू ही ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट वन आता है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करेगा। जैसे नॉर्मल ब्लड पीएच होता है 7.35 to 7.45, जो स्लाइटली एल्केलाइन होता है, क्योंकि 7 से बिलो होता है वो एसिडिक नेचर होगा और 7 से अबव होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। तो अभी अपनी बॉडी का नॉर्मल यहाँ पर जो ब्लड पीएच होता है वो है 7.35 to 7.45। अब ये इस बैलेंस को रेगुलेट करता है किडनी, किस वे में करेगा, जो हाइड्रोजन आयन है या फिर कार्बोनेट आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है ये इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को, और जो कार्बोनेट आयन है वो इंडिकेट करता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन है वो इंडिकेट करता है एल्केलाइन को। तो इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी किडनी का है। द किडनी हेल्प टू मेंटेन बॉडीज एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन है एक्सक्रीट कर देगा, जो एसिडिक नेचर को खोज करता है हाइड्रोजन आयन। वहीं पे जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एल्केलाइन नेचर को खोज करता है, उस इन दोनों के लेवल को ही मेंटेन करता है। अगर ये दोनों लेवल मेंटेन हो जाएंगे तो ब्लड का पीएच मेंटेन हो जाएगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है इंक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है ब्लड सेल के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, क्योंकि जैसे एक स्टिमुलेशन होती है हाइपोक्सिया कंडीशन और एनीमिया कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में जो किडनी है इसका काम होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करना, स्टिमुलेट करना। अगर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है उसको सीक्रेट कर रहा है तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये डायरेक्टली बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करेगा टू फॉर्म दी आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो जिस कंडीशन से आरबीसी को स्टिमुलेशन मिल रही थी, जैसे हाइपोक्सिया कंडीशन और एनीमिया कंडीशन, ये दोनों की दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंपोजिशन, जो ब्लड कंपोजिशन है यानी अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके लेवल को ये रेगुलेट करता है। द किडनी रेगुलेट द लेवल ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड द फॉस्फेट आयन। किडनी है अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन है, इनको रेगुलेट करती है, लेकिन ये यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प के थ्रू भी करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रेगुलेट करेगी। जो एक्स्ट्रा अपनी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं, एक्स्ट्रा आयन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको यूरिन के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट कर देगी। और अगर अपनी बॉडी के अंदर
उसका लेवल कम हो रखा है, सच जैसे अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो रखा है तो रीनल ट्यूबुल है ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। रीनल ट्यूबुल है कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू कैल्शियम आयन का एक्सक्रीशन रोक देगी। तो इस तरह से अपनी बॉडी से ये जो ब्लड के अंदर कंपोजिशंस होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, आयन है, उसको मेंटेन कर रहा है। अब हम इसके अंदर देखेंगे फंक्शन के अंदर। फर्स्ट फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन को किस तरह से ये फॉर्म कर रहा है। अब यूरिन को किस तरह से फॉर्म करेगा, क्योंकि इसका सबसे पहला काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब ब्लड को फिल्टर कर रहा है तो इसके अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन के अंदर भी स्पेसिफिकली फॉर्मेशन के अंदर तो यहाँ पर 3 स्टेप आती हैं, लेकिन जो यूरिन फॉर्म हुआ है और अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, इसके अंदर 4 स्टेप्स आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन आता है रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड वन आता है सीक्रेशन एंड फोर्थ वन आता है एक्सक्रिएशन। ये 4 टाइप के स्टेप्स होते हैं। इसके थ्रू अपनी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, स्पेसिफिकली कुछ टॉक्सिन्स हैं या फिर नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट वन यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको अपने बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये ब्लड को लेके आएगी बाउमन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस में। बाउमन कैप्सूल है, दिस इज द बाउमन कैप्सूल, और इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये प्राइमरी कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में इनका काम होता है जो भी यहाँ से ब्लड आएगा उसको वो फिल्टर करेगा। फिल्ट्रेशन के थ्रू जो वेस्ट कंपोनेंट है, चाहे वो टॉक्सिन हो, वेस्ट कंपोनेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेसिफिकली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको वो आगे की साइड में पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है, उसके अंदर फॉरवर्ड कर देगा। और वहां से फॉरवर्ड करने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड था, जिसके अंदर ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, इसको वापस वो अफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आगे की साइड में फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ से जो भी फिल्टर हुआ है वो पीसीटी में आएगा। पहले फिल्ट्रेशन जैसे फिल्टर होगा, फिल्टर को किसने किया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, उसके थ्रू फिल्टर होके पीसीटी के अंदर आएगा। पीसीटी क्या है, तो रीनल ट्यूबुल की फर्स्ट ट्यूब है जिसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। पीसीटी के अंदर आ गया। पीसीटी में आने के बाद में ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं। अब जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होता है वहाँ पर ये पीसीटी होती है, ये 60% अब्जॉर्प्शन वापस कर लेगी उसको, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसका काम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को फिल्टर कर देना। अब उसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ कितना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को करना है, ये जितना भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको वो फिल्टर कर देता है, और रिमेनिंग ब्लड सेल्स और ब्लड जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको वापस अफरेंट आर्ट्रियोल्स में चला जाती है। लेकिन यहाँ से फिर वो जो पीसीटी में आने के बाद में पीसीटी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोनेंट है उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, यानी आगे की साइड में नहीं जाने देगी, और 60% रीअब्जॉर्प्शन होता है इन दी पीसीटी। पीसीटी वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद में जो रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, उसको वो आगे की साइड में भेज देगी, जहां पर आगे की साइड में आ जाता है लूप ऑफ द हैंडले। अब लूप ऑफ द हैंडले के पास में जैसे हमने देखा था इफरेंट आर्ट्रियोल्स पहले ब्लड को लेके आ रही है, फिर फिल्टर होने के बाद में रिमेनिंग ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा वो वापस आ गई थी जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आगे की साइड में। अफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आगे की साइड में आने के बाद में अब यहाँ पर सेकेंडरी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का काम होता है सीक्रेशन को कोज करना। दैट मीन्स इस ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट प्रेजेंट थे, अब उनको डायरेक्टली वो लूप ऑफ हैंडले के अंदर सीक्रेट कर देगी। जैसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, वो जिन टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पा रही थी, या फिर जो टॉक्सिन्स हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाए थे, उनको यहाँ पर जो सेकेंडरी कैपिलरीज होती हैं वो डायरेक्टली सीक्रेट करके लूप ऑफ हैंडले के अंदर जो यूरिन है उसके अंदर सीक्रेट कर देगी।
और वहाँ से उसके बाद में ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ से सेकेंडरी कैपिलरी है, आगे इसको अपन बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ पर प्राइमरी कैपिलरीज एंड सेकेंडरी कैपिलरीज, दो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी कैपिलरीज थी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड सेकेंडरी कैपिलरी आती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अब यहाँ से जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो वापस इसके अंदर सीक्रेट कर देगी और वहाँ से टॉक्सिक कंपोनेंट है वो यूरिन का जो एक कंपोजिशन फॉर्म होता है उसके अंदर चले जाएंगे। तो थर्ड वन आता है सिक्रेशन, और यहाँ से होते हुए फोर फिर वो डीसीटी के अंदर चल जाएंगे। डीसीटी में भी कुछ कंपोनेंट का रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर वहाँ से होते हुए जो नेफ्रॉन की लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा। वहाँ से वो किडनी के अंदर माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स से होते हुए रीनल पेपिला से होते हुए वहाँ पर पेल्विस के अंदर रीनल पेल्विस में चल जाएंगे और रीनल पेल्विस से उसी यूरिन को डायरेक्टली यूरेटर्स होता है वो ब्लेडर में ले जाएगा और ब्लेडर्स के थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये फोर्थ वन आ जाता है एक्सक्रीशन, जो अपनी बॉडी से यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये सिर्फ और सिर्फ यही जो टॉक्सिक कंपोनेंट है मेटाबॉलिक टॉक्सिक कंपोनेंट या फिर वो टॉक्सिक कंपोनेंट जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो उसको फिल्टर नहीं कर पाई है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एच आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं एक्स्ट्रा, उसको भी यूरिन के अंदर डाल देगी और वो NH3 के साथ में फॉर्म करके NH फॉर्म बना लेगा और वहाँ से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, इसके फॉर्मेशन से अपनी बॉडी में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। द किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट toxins and excess substance such as electrolytes and water from the bloodstream forming urine। अब इसका काम क्या होता है, अपनी बॉडी से वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको ब्लड स्ट्रीम से फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करेगा। यूरिन को फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे स्टेप्स अलग अलग होती हैं। वैसे तो फॉर्मेशन के लिए तो 3 स्टेप्स होती हैं, लेकिन उसके बाद में एक्सक्रीशन हम शामिल करेंगे तो 4 स्टेप्स आती हैं। फर्स्ट वन आता है फिल्टर, सेकेंड वन आता है रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंस, थर्ड वन आता है सीक्रेट रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड फोर्थ वन आता है एक्सक्रिएशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, tubular reabsorptions and their tubular secretion to formation of the urine। एंड इसके साथ में यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। जो बॉडी फ्लूइड बैलेंस है वो किस वे के अंदर रेगुलेट हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि या तो हाइपरवोलेमिया है या फिर हाइपोवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्या मीन्स होता है, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रखा है, एंड हाइपोवोलेमिया दैट मीन्स सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है। अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल अगर ज़्यादा हो रखा है सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के अंदर, इसको अपने बोलेंगे हाइपरवोलेमिया। और अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो रहा है उसको अपन बोल देंगे हाइपोवोलेमिया। अब जैसे हाइपरवोलेमिया के अंदर हाइपरवोलेमिया है तो किस कंडीशन में होगा, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है। और हाइपोवोलेमिया कंडीशन क्या है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। तो अब इस कंडीशंस में ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो अपनी बॉडी के लिए एक अबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट कर सकती हैं। तो इन दोनों को कैसे रेगुलेट कर रहा है रीनल सिस्टम, इन दोनों को ही रेगुलेट करेगा। तो जैसे अगर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है तो सबसे पहले अपनी बॉडी में यहाँ पर इनहिबिशन को कोज करेगा और इनहिबिशन यहाँ पर डायरेक्टली कोज करता है हाइपोथैलेमस। दैट मीन्स हाइपोथैलेमस के पास में स्टिमुलेशन जाएगी कि अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है उसको रेगुलेट करने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। अब इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है तो सबसे पहले ये रिलीज करता है जो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और वहाँ पर जैसे हाइपोथैलेमस है एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग होती हैं। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। अब नाम से इंडिकेट है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, दैट मीन्स ये यूरिन आउटपुट को कम करती है। और सेकेंड वन आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन्स जो डायरेक्टली तो नहीं है, पहले तो ये स्टिमुलेट तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से ACTH रिलीज करेगा। ACTH होता है
एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो आके एक्ट करेगा ऑन दी एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है वहां से रिलीज होती है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जिसमें आता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो इस कंडीशंस में अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो एडीएच एंड मिनरलोकोर्टिकोइड है, इन दोनों को ही इनहिबिट कर देगा। पहले इनको डायरेक्टली कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कोऑर्डिनेट करेगा, जिसकी वजह से एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन है उन दोनों का लेवल ही इनहिबिट हो जाएगा, यानी ब्लड के अंदर इनको दोनों का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों का काम क्या था? एडीएच का काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब यूरिन आउटपुट को कम कर रहा है। अगर यूरिन आउटपुट को कम कर रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे? एडीएच के सीक्रेशन को ही इनहिबिट कर देगा। अगर एडीएच का सीक्रेशन इनहिबिट हो गया है, वहीं पे रुक गया है, तो इसका जो रिस्पॉन्स था यूरिन आउटपुट को कम करना वो इनहिबिट हो गया है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। अब यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन्स यानी मिनरलोकोर्टिकोइड का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो रीनल ट्यूबुल है, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हैनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से। तो यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकोइड को इनहिबिट कर देंगे तो रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाएगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर अपनी बॉडी से यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ में थ्रस्ट है, थ्रस्ट को भी ये इनहिबिट कर देगा, क्योंकि थ्रस्ट अगर इनहिबिट हो रही है, अगर थ्रस्ट होती, अगर अपने को ज़्यादा प्यास लगती तो हम इनटेक ज़्यादा करते और पहले से ही अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्सेस वॉल्यूम के अंदर है, तो थ्रस्ट की वजह से अपनी बॉडी में और फ्लूइड हो जाता, तो ये क्या करेगा? थ्रस्ट को इनहिबिट कर देगा, यानी हमें हमारी जो प्यास है उसको भी इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हम ओरली इनटेक भी नहीं करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम को। अब एडीएच और एल्डोस्टेरोन के इनहिबिशन की वजह से ये कोज कर रहा है इंक्रीज यूरिनेशन ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन, यूरिनेशन को बढ़ा देगा। अब ये डाइल्यूटेड यूरिन का मीन्स होता है यहाँ पर जो अदर कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट कंपोनेंट, मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट, इसके साथ साथ में वाटर आयन भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके कंपैरिजन में अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वाटर आयन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वाटर आयन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं एडीएच के इनहिबिशन से और मिनरलोकोर्टिकोइड के इनहिबिशन की वजह से, जिसकी वजह से जो यूरिन है, यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, और जो यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो यूरिन की का यहाँ पर नेचर कैसे रहेगा? डाइल्यूटेड नेचर रहेगा, या फिर जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड रहेगा। और थर्स्ट की वजह से हम इनटेक नहीं कर पाएंगे। अगर इनटेक हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड था, जो एक्सेस फ्लूइड था, उसको भी हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो था हाइपरवोलेमिया। इसके जस्ट अपोजिट होती है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया यानी अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, इनका लेवल कम हो गया है। और अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया है तो इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस के पास में, जो नर्व रिस्पॉन्स के थ्रू जाएगी, जो नर्व्स होती हैं इसकी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी हाइपोथैलेमस के पास में। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? यहाँ पर ये स्टिमुलेट करेगा किसको? एडीएच को, एंड ये स्टिमुलेट करेगा डायरेक्टली, हम बोल सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड है हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ा देगी, सच एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एससीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा और ये डायरेक्टली आके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, वहां से मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज होगा, और मिनरलोकोर्टिकोइड का काम होता है रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ाना। अगर रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ा रहा है मिनरलोकोर्टिकोइड, रीनल ट्यूबुल के अंदर रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का तो वैसे भी काम ही होता है यूरिन आउटपुट को कम कर देना, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये भी यूरिन आउटपुट को कम कर देगा डायरेक्टली, ये भी रीअब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। इसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डिक्रीज यूरिनेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। अब यूरिनेशन है यानी यूरिन आउटपुट तो कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो यूरिन है वो मोर कंसंट्रेटेड रहेगा, दैट मीन्स उसके अंदर वाटर आयन कंपेरिजन टू द अदर कंपोनेंट कम रहेगा,
जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे वेस्ट कंपोनेंट, टॉक्सिक कंपोनेंट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनका लेवल तो ज़्यादा होगा और वाटर आयन का लेवल कम होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। और कंसनट्रेटेड यूरिन है, इसका कलर हो जाता है पेल कलर होने लग जाएगा, यानी पेल कलर थोड़ा डार्क पेल कलर होना स्टार्ट कर देगा अगर मोर कंसनट्रेटेड यूरिन है तो इस तरह से ही अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, जो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसके अंदर। और अगर अपनी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन में साथ में थ्रस्ट को स्टिमुलेट करेगा, थ्रस्ट को स्टिमुलेट कर रहा है तो हम ओरली फ्लूइड है वो भी इनटेक ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से जो हाइपोवोलीमिया कंडीशन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस थ्रू द रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम अकेला यहाँ पे कोज नहीं कर रहा है, रीनल सिस्टम के साथ में यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रीनल सिस्टम दोनों एक साथ में कंबाइंड फॉर्म के अंदर यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं। इवन इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑल्सो नर्व सिस्टम, क्योंकि जो स्टिमुलेशन है हाइपोथैलेमस के पास में स्टिमुलेशन है वो जा रही है नर्व सिस्टम के थ्रू, तो नर्व सिस्टम भी इनको कोऑपरेट कर रहा है या फिर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है इसके बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। एंड सेकेंडरी हम देखते हैं एसिड बेस बैलेंस, अपनी बॉडी में कैसे ये एसिड बेस बैलेंस को कोज करता है। कि जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर H+ आयन अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है एसिडिक नेचर को, और अगर OH- बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है एल्केलाइन नेचर को। तो अपनी बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम होता है, रीनल बफर सिस्टम, जिसमें दो कंपोनेंट एक साथ में फॉर्म करते हैं, जिसमें होता है H2CO3 एंड HCO3। H2CO3 जो एसिडिक नेचर होता है, एक एसिडिक नेचर होता है, ये एसिडिक नेचर को कोज करता है, वहीं पे HCO3 है वो एल्केलाइन नेचर को कोज करता है। यहाँ पर HCO3 एंड H2CO3 का 2:1 का रेशियो रहता है अपने ब्लड के अंदर। तो अब यहाँ पर ये रीनल सिस्टम है कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, यानी अगर इन केस ऑफ द एसिडिक नेचर मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर H+ आयन लेवल बढ़ा हुआ है, तो H+ आयन लेवल बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वो H+ आयन है ये कंबाइंड ये एक साथ में इसके साथ में HCO3 है, इसके साथ में फॉर्म कर लेगा और वो बन जाएगा H2CO3। H2CO3 बन जाएगा, उसके बाद में इस जो H2CO3 इसका वापस ब्रेक डाउन होके जो H आयन है वो रिलीज हो जाएगा, और ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, H आयन तो जुड़ जाएगा NH3 के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि H2CO3 प्लस NH3 H2CO3 प्लस NH3 है, तो ये आगे प्रोडक्ट बनेगा NH4 एंड HCO3। NH4 एंड HCO3 को प्रोडक्ट बना लेगा। तो NH4 है वो तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, और जो HCO3 था वो जो रीनल ट्यूबुल है, दीज आर द रीनल ट्यूबुल PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेमले, ये वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। तो इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो H+ आयन है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और वहीं पे अगर एल्केलाइन नेचर है देन रीनल ट्यूबुल है, ये क्या करेगी HCO3 को भी अपनी बॉडी से यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट कर देगी, और रीनल ट्यूबुल डायरेक्टली HCO3 के सीक्रेशन को भी इनहिबिट कर देगी। The kidney play a crucial role in maintaining acid base balance by reabsorbing bicarbonate ion, यानी HCO3 आयन है इसको तो वापस reabsorb कर लेगी from the urine and excreting hydrogen ion into the urine। हाइड्रोजन आयन है इसको वो यूरिन के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट कर देगी। जैसे NH3 है इसके साथ में ये हाइड्रोजन है इसके साथ में कंबाइंड फॉर्म में होकर NH4 बना लेगा, और NH4 अपनी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसके साथ साथ में ही जो हाइड्रोजन आयन है अलग से फॉस्फेट आयन है, जैसे PHO4 के साथ में ये फॉर्म करके H2PO4 बना लेगा, और H2PO4 बना रहा है उसके साथ में ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर दीज आर द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है एंड ये बाउमन कैप्सूल है, और इसके अंदर जो कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं वो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इफरेंट आर्ट्रियोल्स है जो ब्लड को लेके आ रही है, देन वहाँ से वापस लेके जा रही है अफरेंट आर्ट्रियोल्स। उसके बाद में जो PCT होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, यहाँ पर काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद में ये लूप ऑफ हैनले में जाएगी। लूप ऑफ हैनले के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी
कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसको अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके थ्रू फिल्टर नहीं हुए थे, वहाँ से ये डायरेक्टली इसके अंदर लूप ऑफ हैनले के अंदर ड्रेन आउट कर देगी थ्रू दी सेकेंडरी कैपिलरी के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और वहाँ से होते हुए जो वीनस ब्लड है जो रीनल वेन के थ्रू वापस हार्ट के वहाँ से होते हुए इंफीरियर वेना कवा से फिर हार्ट के राइट साइड में चला जाएगा। फिर यहाँ से जो यूरिन है होते हुए जैसे लूप ऑफ हैनले, दिस इज द लूप ऑफ हैनले, वहाँ से होते हुए वे डीसीटी के अंदर चला जाएगा यूरिन। यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर यहाँ आगे की साइड में डीसीटी के बाद में होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से जो आयन होते हैं, जो भी यूरिन होता है, जिससे स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे अगर एसिडिक नेचर है तो H+ आयन है, वो यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से पहले ये किडनी में के अंदर जाके वहाँ से किडनी से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन हम देखते हैं रेनिन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन। ये इसका काम क्या होता है, रेनिन प्रोडक्शन एंड सीक्रेट भी करता है टू रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर के रेगुलेट करके। जैसे इन केस ऑफ द किस कंडीशन में रेनिन रिलीज होगा, जैसे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है या फिर कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, वाइटल इनसफिशिएंसी या फिर हम बोल सकते हैं जो वाइटल ऑर्गन है उनके पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, स्पेसिफिकली रीनल इनसफिशिएंसी। देन डिक्रीज सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। इन कंडीशन के इनकी वजह से किडनी को स्टिमुलेशन मिलेगी और किडनी यहाँ पर रेनिन को रिलीज करता है, किडनी रेनिन को रिलीज करेगा। इसके साथ साथ में ही लीवर है प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करेगा और प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन है वो रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की ब्लड रेगुलेशन में जरूरत होती है वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर लंग से एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये रिलीज होगा इसके कहाँ से, लंग से। इसके साथ साथ में चाइमेस जो एक प्रोटीन प्रेजेंट इन दी मास्ट सेल्स एंड दी बेसोफिल्स, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, चाइमेस एक प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है मास्ट सेल्स एंड दी बेसोफिल्स, वो रिलीज होगा। और ये इन दोनों का काम होता है एसी का, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, एंड चाइमेस, इन दोनों का काम होता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसको एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर देना। एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड का यहाँ पे फिजियोलॉजी क्या हो गई या फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन आता है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। जैसे हमने पहले देखा था, पहले वाली स्लाइड के अंदर एल्डोस्टेरोन है कंडीशन यानी मिनरलोकोर्टिकोइड्स। अब जो ये जो इंक्रीज एल्डोस्टेरोन यानी जो मिनरलोकोर्टिकोइड है ये इसका लेवल बढ़ जाएगा और मिनरलोकोर्टिकोइड का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन करना, रीनल ट्यूबुल से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। इंक्रीज reabsorption of the water and electrolyte from the renal tubules। renal tubule से ये reabsorption को बढ़ा देगा, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। अगर यूरिन आउटपुट को कम कर रहा है और reabsorption को बढ़ा रहा है तो जो reabsorption वाला जो कंपोनेंट्स है उसको डायरेक्टली वो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के अंदर ड्रेन कर देगा। इसकी वजह से सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रही है तो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स तो है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, एंड सेकेंड रिस्पॉन्स आता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स इसका आता है इंक्रीज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट भी है
तब भी अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो भी कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। इवन इंक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और अगर हार्ट रेट बढ़ रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रही है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। एंड थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा तब तक अपनी जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है वो अपनी सेल्स तक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए अपनी बॉडी का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना बहुत जरूरी है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जो स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन थी कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, वो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज थी स्टार्टिंग के अंदर, तो रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। वाइटल इनसफिशिएंसी किसकी वजह से थी? ब्लड वॉल्यूम कम था, कार्डियक आउटपुट कम था, जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन है या फिर रेस्टिंग सेल्स है उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट सप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से ये कंडीशन हो रही थी। तो अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, तो जो इनसफिशिएंसी है वो करेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट के अंदर आता है, लास्ट के अंदर कंडीशन थी डिक्रीज सिस्टेमिक परफ्यूजन। जो सेल्स की सिस्टेमिक परफ्यूजन था वो कम हो रखा था, अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो सेल्स का परफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो इस तरह से रेनिन है जो किडनी है वो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। एंड नेक्स्ट वन आती है इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी। इरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया। अब जो इरिथ्रोपोइटिन है जिसको अपन बोलते हैं एपीओ, एरिथ्रोपोइटिन है ये किडनी से रिलीज होता है और सीक्रेट प्रोड्यूस होता है। और ये किसकी रेस्पॉन्स में इसको स्टिमुलेशन क्या होता है? टिश्यू हाइपोक्सिया, यानी अपनी टिश्यू के पास में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, तब जो किडनी है ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करती है। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम होता है बोन मेरो को स्टिमुलेट करना फॉर प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी के प्रोडक्शन को वो फॉर्म करे या फिर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाए। और अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया है, आरबीसी का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे हाइपोक्सिया कंडीशन होगी तो हाइपोक्सिया कंडीशंस में सबसे पहले किडनी के पास में स्टिमुलेशन जाएगी और किडनी क्या करेगा, यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो डायरेक्टली बोन मैरो पे जाके एक्ट करेगा या फिर बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? टू प्रोड्यूस दी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है उसको प्रोड्यूस करेगा। और अगर रेड ब्लड सेल्स बढ़ गई है तो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली होगी, चाहे वो लंग्स हो या फिर बॉडी हो, जितने भी टिश्यू हैं उनके पास में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली होगा। क्योंकि एक आरबीसी के अंदर 270 मोलिकल एचपी मोलिकल्स होते हैं। एक आरबीसी के अंदर 270 एचपी मोलिकल्स होते हैं और 1 एचबी मोलिकल 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी कर रहा है। 1 एचबी मोलिकल 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी कर रहा है। तो अगर आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है दैट मीन्स यहाँ पर एचबी मोलिकल का लेवल बढ़ रहा है। और अगर एचबी मोलिकल्स बढ़ रहे हैं तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रॉपरली होगा। तो इस वे के अंदर इरिथ्रोपोइटिन है वो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर रहा है, जो डायरेक्टली इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है या फिर प्रोडक्शन कर रहा है किडनी। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हमने देखा कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं एंड लास्ट के अंदर जो रीनल सिस्टम है उसके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं और वो किस तरीके से कंप्लीटली फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, वो हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जो ब्रीफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे किडनी की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।